गाइडलाइन के अनुसार दिया है जो कि इस टेंडर की प्रक्रिया थी। तो अगर वो ये फर्म अगर डिस्क्वालीफाई होती तो निश्चित रूप से वो केरल भी इसकी अनुसरण नहीं करते हुए इसको टेंडर नहीं देता। इसलिए किसी भी प्रकार की टेंडर को देने में प्रक्रिया में कोई कोताही नहीं बरती गई है। और ये जो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए था, ये शर्त इसमें न तो टेंडर में थी और न आगे है, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई भ्रांति है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। और देखिए जो स्मार्ट मीटर है वो रिवेम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत RDSS योजना के तहत ये लगाया और इसके लिए 10 निविदाएं आमंत्रित की गई थी। 4 निविदाएं इनमें जयपुर डिस्कॉम में आमंत्रित की, 3 निविदाएं अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में आमंत्रित की। कुल 10 निविदाओं को 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किया था। भारत सरकार ने RDSS के तहत जो REC एक नोडल एजेंसी होती है उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा नामित है और उसने ये टेंडर आमंत्रित निविदाएं की थी, जिसमें ये प्रावधान था कि जिस दिन टेंडर आमंत्रित किया और जिस दिन वो सबमिशन कर रहा है उस दिन तक वो फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। और इस निविदा में हमने इस प्रक्रिया की पालना की है, क्योंकि ये 19 जनवरी को हमारे यहाँ सबमिशन की डेट थी। उस दिन तक जिस भी फर्म ने यहाँ पर निविदा डाली वो डिस्क्वालीफाई नहीं थी। और उसके साथ साथ जो राजस्थान डिस्कॉम ने 10 मार्च 2023 को एक इनकी 80वीं डिस्कॉम की जो कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक में निर्णय लिया गया कि 13 मार्च 2023 को संशोधित किया उसको, और उसमें जो फर्म वो भाग ले सकेगी जिसको राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। तो कोई भी फर्म इस निविदा में भाग लेने वाली राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, इसकी पालना की गई। इसके साथ साथ फिर भारतीय दंड संहिता की जो IPC की धारा के अंतर्गत एक अमेंडमेंट आया, जिसमें कि एक भ्रष्टाचार के तहत अगर किसी पर IPC एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की गई हो, दोष सिद्ध हुआ हो, तो वो फर्म इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकती है। तो जो फर्म डिस्क्वालीफाई के बारे में मीडिया में चर्चाएं हैं कि ये गोवा में जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया और जिसका रोक लगाई गई वो वहां पर अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको रोक लगाई गई थी, और उस परफॉर्मेंस के बाद भी वो हाई कोर्ट के आदेश से 3 अक्टूबर 2024 को उस आदेश के बाद उसको वापस ले लिया गया। तो वापस उसको फर्म को गोवा में भी काम करने के लिए अलाउ कर दिया हाई कोर्ट के आदेश से। और इसके साथ साथ जो फर्म ब्लैक लिस्टेड हो सकती है वो केवल राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय में, किसी विभाग में या संस्थान में ब्लैक लिस्टेड है तो वो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। ऐसी किसी भी विभाग में वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, किसी संस्था में नहीं है, इसलिए वो जो ये टेंडर फाइनल हुआ है ये नियमानुसार गाइडलाइन के अनुसार और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार सही फाइनल हुआ है। कहीं भी इसमें किसी तरह की कोई टेंडर फाइनल करने में कोई कोताही नहीं बरती गई है और इस सबको शर्तों को देख करके और ये फाइनल किया गया है। इस तरह की जो चर्चाएं मीडिया में आ रही है तो ये निश्चित रूप से इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस दिन टेंडर दिया जाता है उस दिन तक जो गाइडलाइन है, जो टेंडर प्रक्रिया है और उसमें जो शर्तें हैं उसके अनुसार दिया जा सकता है, तो उसमें किसी तरह की कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अलावा भी जो RAC नोडल एजेंसी उसे टेंडर आमंत्रित किया है, ये RDSS की गाइडलाइन पर होता है। उसकी गाइडलाइन में भी इस तरह की कोई शर्त नहीं थी जिसके आधार पर उस फर्म को जो गोवा में ब्लैक लिस्टेड हुई हो तो राजस्थान में उसको कार्य आदेश दिया। सर इस टेंडर का छोड़ दे, मान लो भाई तब 2023 का जो फैसला किया गया उसको क्या यथावत रखेगी सरकार अभी? देखिए वो जो 2023 में किसी भी अगर स्टेट में अगर ब्लैक लिस्टेड है और डिस्कॉम में नहीं है
वो शर्त जो 80वीं मीटिंग में जोड़ी गई है उसके बारे में कोई विभागीय स्तर पर हम चर्चा करके और इसका निर्णय करेंगे कि उस पर क्या कोई हम और बेहतर कोई ऐसी कड़ी शर्त लगा सकते हैं जिससे कि कहीं भी कोई ब्लैक लिस्टेड स्टेट हो जाए और वो राजस्थान में काम करती रहे, तो निश्चित रूप उसके बारे में कुछ विचार करके निर्णय लिया जाए। देखिए अभी तक हमारा जो अलग अलग तीनों डिस्कॉम में जो प्रोग्रेस आनी चाहिए थी निश्चित रूप से वो प्रोग्रेस नहीं आ रही है। उसके बारे में हम निरंतर रिव्यू कर रहे हैं। डिस्कॉम लेवल पर हर वीकली रिव्यू किया जा रहा है। उसकी प्रोग्रेस को हम रिव्यू करने के बाद अगर वो कम आ रहा है तो उसको निरंतर नोटिस दिए जा रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही है। फिर भी वो फर्म जिस गति से उसको अपनी लेबर बढ़ा करके टीमें लगा करके और मीटर्स की उपलब्धता कराई जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से लगातार हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर फिर भी उसमें जो वांछित प्रगति नहीं होती है तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। निरंतर हम उसको नोटिस दे करके और ये आगाह कर रहे हैं कि आपने आगे भी अगर अपनी प्रोग्रेस बढ़ा करके और संतोषजनक प्रोग्रेस नहीं की गई तो फिर उसकी बीजी रिपोर्ट उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। जो भी हमारा टेंडर इनवाइट हो रहा है वो वहाँ की गाइडलाइन और टेंडर प्रक्रिया के तहत हो रहा है। उसकी शर्तें वही है जो केंद्र के निर्देशानुसार सबने बनाई है, तो उसके अनुसार केरल ने भी बनाई होगी, उन्होंने भी उसी अनुसार ऑर्डर दिया होगा। तो निश्चित रूप से उसी गाइडलाइन से राजस्थान ने दिया है, अदर स्टेट देंगे। कोई भी स्टेट या डिस्कॉम अपने स्तर पर गाइडलाइन में उसके टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव शर्तों में नहीं कर सकता बिना मतलब आरडीएसएस योजना के तहत जो भी टेंडर हुए हैं वो वहाँ की एक फिक्स उनका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार ही टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें केरल ने भी जो टेंडर दिया है वो हमारे टेंडर होने के बाद उन्होंने दिया है और वो उसी गाइडलाइन के अनुसार दिया है जो कि इस टेंडर की प्रक्रिया थी। तो अगर वो ये फर्म अगर डिस्क्वालीफाई होती तो निश्चित रूप से वो केरल भी इसके अनुसरण नहीं करते हुए इसको टेंडर नहीं देता। इसलिए किसी भी प्रकार की टेंडर को देने में प्रक्रिया में कोई कोताही नहीं बरती गई है। और ये जो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए था, ये शर्त इसमें न तो टेंडर में थी और न आगे है, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई भ्रांति है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। और सभी स्टेटों ने भी जो टेंडर दिए और ने भी तो निश्चित रूप से वो जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो केरल स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 21 अगस्त 2024 को फिर ये जो टेंडर दिया था कार्यादेश दिया था तो उसमें भी इसकी पालना की गई है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता हमारे टेंडर को देने में नहीं हुई।